हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूजीसी की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता यानी कंपलसरी जो पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी बुक को हम ले रहे हैं इसमें, तो हम बुक को अगर बात करते हैं यहाँ पे हम तो यहाँ पे है के वी एस मदान और अंशुबाला मदान। इन दो मतलब ये दो राइटर हैं इस बुक के, और ये मदान करके ज़्यादा फेमस है। इसका 4th वाला पार्ट है ये, यानी 4th वाला प्रकाशन है। तो चलिए इस पूरी बुक को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। आज थोड़ा सा मतलब धीमे धीमे हम इसका टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे और इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हमें 25 से 35 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तभी हमारा यूजीसी नेट या जेआरएफ हो सकेगा। तो इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं होंगे तो आपका नेक्स्ट पेपर ही चेक नहीं होगा। तो इसलिए 25 से 35 क्वेश्चन के अंदर ही करके आने हैं, इससे कम नहीं करके आने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहाँ बैठेंगे सिंहासन वहाँ होगा। यहाँ पे अध्याय हमने दूसरा लिया है, यानी इसमें अध्याय यानी चैप्टर वाइज डिवाइस है। 10 यूनिट होती हैं, 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय आपको कराए जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान से तात्पर्य है, यानी रिसर्च से तात्पर्य है। अगर रिसर्च की बात की जाए और उसके तात्पर्य यानी एस्पेक्ट को देखा जाए तो क्या होता है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित सिस्टमैटिक गतिविधि है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि यह केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह व्यावहारिक विषयों में संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और चौथा है कि यह आविष्कारों की एक यादृच्छिक और अनियोजित प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, तो वो ये रहेगा कि यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक गतिविधि है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान सदैव के संदर्भ में किया जाता है। पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो अनुसंधान है वो सदैव इसीलिए किया जाता है कि जो पुराना ज्ञान मतलब किसी ने रिसर्च की, वो सही की या गलत की, उसके लिए भी कर सकते हैं। नए ज्ञान की खोज के लिए, यानी जो भी आपके मन में जिज्ञासा हुई, यानी जो भी आपके मन में प्रश्न हुए, उनकी पूर्ति के लिए भी करते हैं। और ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए हो सकता है कि किसी ने क्या करा हो कि उसमें माध्यमिक स्तर को देखा हो, तो आप क्या देखेंगे, उच्च स्तर को देख सकते हैं। तो ज्ञान के बीच के अंतराल को कम करने के लिए, तो जब हम रिसर्च पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर उन्होंने इस तरह से कोटेशन दिया था, मेरा प्राथमिक स्तर पर है और इस तरह का रिजल्ट आया है। तो ये क्या है, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अगर बात की जाए किसकी के अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 3 का, वो क्या करेगा, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है। एक श्रेष्ठ सिद्धांत एक ग्रांड थ्योरी है। तो यहाँ पे एक ग्रांड थ्योरी की अगर बात की जाए तो वह है अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों का स्पष्ट कराता है। यानी चौथा क्या ऑप्शन क्या है कि ये कह रहा है कि जो अवधारणाएं होती हैं, जंक्शन होती हैं, उनके बीच परस्पर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप को क्या कराता है, स्पष्ट कराता है। अत्यधिक अमूर्त होता है, यानी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट होता है। अध्ययन विषय यानी डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, और उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा, आपको बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर देती रहूँगी, क्योंकि इसकी पीडीएफ आप एक बार वीडियो से देखें फिर उसके बाद रन करें, तो इसकी पीडीएफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि होम साइंस की जो श्रृंखला चली है 10 कदम, उसकी पीडीएफ हम नहीं डालते हैं, क्योंकि आप कहेंगे तो उसकी भी पीडीएफ डाल दी जाया करेगी, जिससे आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकें, या ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनका रिवीजन कर सकें। तो जल्दी ही हम दोनों की पीडीएफ डालेंगे, क्योंकि उसका भी आज से मैं डिलीट नहीं करा करूँगी, पीडीएफ डालने के लिए स्टोर करती रहूँगी। जिस दिन एक्स्ट्रा नेट होगा उसी दिन मैं सारी पीडीएफ मतलब अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक श्रेष्ठ सिद्धांत है यानी एक ग्रांड थ्योरी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 4 का, अगर उसकी बात करें तो ये अध्ययन विषय यानी डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है।
ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है कि 7 का सी है, 4 का सी है। आपको बताते हैं कि यहाँ पे वही आंसर बताए जा रहे हैं जो मदान की बुक में ही दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई जब आपको मदान ही करा रहे हैं तो मदान ही करा रहे हैं, याद रखिएगा। एक श्रेष्ठ सिद्धांत याद रखेंगे क्या कराता है ये, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है श्रेष्ठ उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। बुद्धिवाद ये कभी नहीं दर्शाता कि ज्ञान अनुभव से आता है। यहाँ पे चलिए बुद्धिवाद, फिर निगमनात्मक तर्क यानी यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग, और तर्क यानी लॉजिक, और अनुभववाद। तो यहाँ पे जो अनुभववाद है वो क्या कहता है कि विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो भाई यहाँ पे अनुभव मिला तो वो कौन करेगा, अनुभव पा, क्योंकि ये कहता ही अनुभववाद ये है कि आप कुछ भी सीखेंगे वो अपने अनुभवों से सीखेंगे। तभी तो कहा जाता है व्यक्ति का अनुभव ही उसका सबसे अच्छा गुरु होता है, क्योंकि उसे अनुभव मिलता जाता है। बट आपको करना क्या है कि अपनी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं, वही सीखा जिसने अपनी गलती को दोहराया नहीं। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना होता है, गलतियाँ हर कोई करता है और गलतियों बिना सीख भी नहीं सकता, बस उसका रिपीटेशन ना हो, यही उसका सीखना है। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है, व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, सामान्यीकरण, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर बात की जाएगी तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह भी है और सामान्यीकरण भी है। ज्ञानवाद यानी एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञानवाद किसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ज्ञानवाद की अगर बात की जाए, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है, यानी एक्सेप्टेबल लेवल है। यह साक्षात्कार तकनीकी का एक प्रकार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 7 का, अगर उसकी बात की जाए तो ये क्या है, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है, यानी एक्सेप्टेबल लेवल है। आपने देखा होगा ज्ञानवाद वही है जिसे लोग स्वीकार कर सकें। स्वीकार कब तक कर सकेंगे, जब उसके प्रूफ और तथ्य उसके साथ जुड़े होते हैं, तो स्वीकार करना पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। तो वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश लिखना सिद्धांत का पूछा जा रहा है, आपको थ्योरी का पूछा जा रहा है। भविष्यवाणी करना, घटना की व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो 8 का आंसर रहेगा वो क्या है रहेगा, वही सिद्धांत है। कोई थ्योरी है तो क्या बताती है थ्योरी हमेशा एक ही काम करती है, वो है भविष्यवाणी करना। क्योंकि आपने देखा होगा पावलोव की थ्योरी हुई, उस पावलोव के बाद थायराइड की थ्योरी हुई, जो अधगम के क्षेत्र में पूछी जाती हैं। उन्होंने सबने क्या करा है, भविष्यवाणी की है कि बच्चे को कोई भी क्रिया अगर दोहराई जाती है, करवाई जाती है, तो वो उससे सह संबंध स्थापित कर लेता है, बार बार उसे करता है, फिर उसमें कुछ नया करने या कुछ गलतियों से ही कुछ नया सीख जाता है। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते हैं कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है, और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है कि ज्ञान सबसे अधिक यहाँ पे है। देखिए कोरी स्लेट तो हर किसी ने माना है, कोरे कागज की तरह खाली है, बट यहाँ पे एक कथन जो है जो इसको अलग करता है, सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे लोके। ये किसने कहा है, तो लोके ने कहा है कि संवेदी अधिगम से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे अधिक ज्ञान यहाँ पे बस इतना याद रखना, संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। बस बच्चे को क्या कहा है, कोरे कागज की तरह खाली। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं। क्योंकि तो भाई आविष्कार क्यों दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। तो यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? तो यहाँ पे जो 11 को देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 11 का वो क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? तो यहाँ पे वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। गुणवत्ता नहीं पूछी जा रही है तो वो सामाजिक स्थापित नहीं करता है। वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, तभी वो रिसर्च कर सकता है। उसको नए निर्णयों को प्रमाणित करना अनिवार्य है। जो उसने निर्णय निकाले हैं उन्हें प्रमाणित करेगा तभी वो पब्लिक हो सकेंगे। आध्यात्म विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स का अर्थ है यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है। यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है। यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो आध्यात्मवाद क्या? तो यह प्रकृति की परम वास्तविक की खोज करता है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान। ये एजुकेशन से सीधे के सीधे टर्म आए हुए हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किस से आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, शोधकर्ता के अनुभव से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। भाई आपने कौन सी पद्धति ली है, कौन से मेथड लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपकी गुणवत्ता की जाती है। स्टैटिक्स जो वाला जो पार्ट होता है वो अहम होता है रिसर्च का, क्योंकि उसी से आपके परिणाम प्रभावित होते हैं या परिणाम निकल कर आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन है कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस, मेटा विश्लेषण यानी मेटा एनालिसिस, व्यवस्थित विश्लेषण यानी सिस्टेमेटिक एनालिसिस, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मेटा विश्लेषण यानी मेटा एनालिसिस रहेगा। तो आज हमने क्या करा है कि मदान की बुक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखा है। पूरी की पूरी मदान हमको देखनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका ये चौथा प्रकाशन है। इसमें प्रकाशन जो होते हैं बहुत मतलब टाइम देर बाद उसमें नए में कन्वर्ट होते हैं। ये केवल और केवल इसलिए कन्वर्ट हुआ था क्योंकि इसमें क्या है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे NEP 2020 इसमें नया आया था, इसलिए ये वर्जन नया बन के आया क्योंकि इसमें NEP 2022 इंक्लूड है। 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इसमें शामिल है। तो अभी इसका मार्केट में और कोई नया वर्जन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नया यानी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जब तक कोई चेंजेस पड़ा नहीं होता तब तक ये अपना वर्जन नया नहीं लाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है, अभी टाइमिंग कम रखते हुए नेक्स्ट टाइम में इसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।